तो कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग का हृदय से स्वागत करता हूं। जो भी मेरे चैनल पर पहले आए हैं उन्हें भी, और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को हृदय से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, है ना। मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति संलग्न होंगे और पूरी ईमानदारी से मेहनत को कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, है ना, बिहार SSCGL, ठीक है, जिसका एक पोस्ट है ASO, है ना, जो सभी को चाहिए, आप लोग को भी चाहिए और हमें भी चाहिए, ठीक है ना। बोल तो ऐसे ना जैसे रखा हुआ और जाकर उठा लें, है कि नहीं, ऐसा थोड़े, बहुत मेहनत चाहिए, है कि नहीं, आपको भी और मुझे भी। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूर आप लोग जीतोगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो के नोटिफिकेशन है मेरे, वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ उसे भी आप लोग पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे भाई बहन ये सोचते होंगे या देखते होंगे कि इसका तो सब्सक्राइबर है ही नहीं, इसका तो व्यूज़ है ही नहीं, तो क्या ही इसको देखना, क्या ये बनाता होगा, है ना। तो जिन भाइयों को ऐसा अगर विचार आता है तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि हर एक इंसान जब शुरुआत करता है ना मेरे भाई, तो स्टार्टिंग कम से ही होती है, अचानक से बहुत ऊंचाई तक थोड़ी चला जाता है इंसान, है ना। तो अभी तो मैं शुरू किया हूँ, 1.5-2 महीना हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई मेरे बहन, तो मैं भी उन सभी टीचरों के तरह हाईलाइट हो जाऊँगा जैसे आप अभी बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मेरे बहन। और मैं इतना ज़रूर बताता हूँ, मैं इतना ज़रूर दावा करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से वो बेहतर होते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो मैं टैग लाइन दिया रहता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार SSCGL 4, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से विस्तार में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो और आप भी बिहार SSCGL का तैयारी कर रहे हो तो इसे ज़रूर आप लोग एक बार ज़रूर देखो। अगर आपको लगे कि नहीं इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप मत देखना नेक्स्ट टाइम से। बट आप इतना निगेटिव थॉट नहीं रखिएगा कि कम व्यूज़ है, कम सब्सक्राइबर है तो ये बेहतर नहीं बना रहा हुआ कंटेंट, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए अभी कम ही है, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिलेगा तो बेहतर होगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिहार SSCGL के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, ठीक है ना, जीके के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। देखिएगा यहाँ पर, हाँ, 1 मिनट, शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो पर। जो भी मेरे भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से अंत तक ज़रूर आप देखना, तो ही आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, आपको, है ना, आपके तैयारी में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। और भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिहार से जेल को टारगेट करते हुए, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें, अपने दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद आप लोग जो उचित लगे वो करना मेरे भाई मेरे बहन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहले प्रश्न में है, ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर साथ में है, ठीक है। आप लोग देखिए और याद करने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग भी देखो कि आप लोग की कितनी तैयारी है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाए तो लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है उच्च पर्वतों का अभाव, ठीक है ना। उच्च पर्वतों का अभाव यानी जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनके अभाव के कारण
ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय में आपके सामने मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर इस वीडियो से लाभ मिलेगा, आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, कौन सी संस्था 1 मिनट, यहाँ पर आपका संस्थान नहीं है। कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय संख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका केंद्रीय संख्यिकी संगठन है ना, केंद्रीय संख्यिकी संगठन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपका कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो बिहार सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये 2022 के जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम हुए थे सीजीएल का, उसी का क्वेश्चन है। पर मैं सिर्फ क्वेश्चन विथ आंसर नहीं लाया हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन और आंसर आता तो वो इतने नहीं बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, पर मैं क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूँ आंसर के साथ, तो ज़रूर आप लोग देखें, आपको ज़रूर इससे बेहतर तैयारी में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपका लिखा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 27 सितंबर 1907 को पंजाब, ब्रिटिश भारत में पंजाब के लायलपुर ज़िले के पास बंगा गांव में हुआ था। ठीक है ना, बंगा गांव में, आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ था, और भी नाम थे और ये भी नाम था, तो आपको आंसर ये करना था, बंगा गांव में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था जन्म? 27 सितंबर 1907 को पंजाब में। ठीक है, कौन से ज़िले में? लायलपुर ज़िले में। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी देख लेते हैं भगत सिंह के लेके। लिखा हुआ है कि 1929 ईस्वी में इन्हें 2 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सार्डर्स की हत्या को दोषी ठहराया गया और उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा। 1929 ईस्वी में इनके साथ 2 अन्य स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सार्डरसन, ठीक है, जॉन सार्डरसन की हत्या के लेके इन्हें 31 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, जब ये 23 वर्ष के थे, तो उस 23 वर्ष की आयु में ही इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी चढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है वीडियो, इसलिए जो भी भाई बहन बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर देखिए, लिखा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है ना, और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे देखिए आप लोग। MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉन्ग और अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर गेहूं कई उच्च उपज वाली किस्मों के बीज विकसित किए थे। ठीक है ना, यानी MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉन्ग और अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों की बीज विकसित किए थे। ठीक है, फसल से अगर आता है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन से फसल की उच्च उपज हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा गेहूं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए प्रश्न को। देखिए आगे प्रश्न लिखा है कि प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है ना, लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ठीक है, और फरवरी 2026 में यानडाबो की संधि के साथ ये जो है प्रथम अंग्लो बर्मा युद्ध आपका समाप्त हो गया था। फरवरी 1824 में अंग्रेज ने आधिकारिक तौर पर बर्मा पर आक्रमण की घोषणा की। फरवरी 1824 में अंग्रेज ने आधिकारिक तौर पर बर्मा पर आक्रमण
की घोषणा की थी। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्मा पर आक्रमण की घोषणा अंग्रेज़ों ने कब किया था? तो 1824 ईस्वी में, फरवरी 1824 में। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रथम अंग्ल वर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। और ये जो प्रथम अंग्ल वर्मा युद्ध थे वो फरवरी 1826 में यांडाबो की संधि के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है, प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने यांगून का युद्ध 1824 ईस्वी में, अराकान अभियान 1825 ईस्वी में, डेन्यूबियू का युद्ध 1825 ईस्वी में, प्रोम का युद्ध 1825 ईस्वी में और वर्मी साम्राज्य के साथ लड़ी थी। ठीक है ना, यानी कि ब्रिटिश सेना जो थे इन सभी संधियों में वर्मा के साथ युद्ध लड़े थे। और ये सारे युद्ध कब हुए थे ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है तो कोई भी प्रश्न इस बार पूछ सके, है ना, तो आप लोग याद कर लेना। तो यांगून का युद्ध हुआ था 1824 ईस्वी में, और किस युद्ध के दौरान? तो प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध के दौरान, है ना। तो ये सारे आप ईयर जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कि प्रोम का युद्ध कब हुआ था? तो 1825 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के डिस्कशन से है क्वेश्चन, इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। जरूर से आप लोग इसे देखो और अपना तैयारी बेहतर कीजिए, है ना। और जो भी मैं डिस्कस करा रहा हूँ इसे याद करने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, चलिए ऐसे ही करके आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्रीवियस ईयर के मैथ, प्रीवियस ईयर के रीजनिंग, प्रीवियस ईयर के जीके, साइंस, सभी को जब भी मौका मिलेगा मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के समय मनाया गया था। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को आप लोग कोई भी बुक से आप लोग ज़रूर उसे ख़त्म कर जाइएगा, उसे पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप 100% उसे सही करके आएँ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इससे आप लोग एक टॉपिक को भी अनुमान लगाइए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और उस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है ना मेरे भाई, मेरे बहन। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया था, और मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आप लोग तो जानते होंगे। आगे देखिए, 29 अगस्त 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल, यहाँ पर आपका खेल हमने मिस कर दिया, लिखते समय कुछ हो जाती हैं गलतियाँ, है ना। तो 29 अगस्त 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला लिखा है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1882 ईस्वी में अमेरिका के भू वैज्ञानिक क्लेरेंस डटन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्लेरेंस डटन ने किया था। अब जैसे ये प्रश्न है तो ये भूगोल का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है आपका, उससे पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो ऐसे प्रश्न को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है आपका बिहार से संबंधित। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, क्या है? तो राजस्व अधिशेष राज्य। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे लिखा है आपका, विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया था? हाँ जी,
हाँ मेरे भाई मेरे बहन, ये आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इतना बड़ा प्रश्न है ना, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर है किस अधिनियम के तहत, तो आप लोग देख लो यहाँ पर अधीनस्थ विधायन समिति के तहत, ठीक है ना, अधीनस्थ विधायन समिति के तहत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है ना, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है भाषा साहित्य पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न आया है। अब यहाँ से आप लोग भाषा सम्मान से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलिए उसे देखते हैं हम लोग। तो 1996 में स्थापित भाषा सम्मान 1 वर्षीय पुरस्कार है, ठीक है ना। यह उत्कृष्ट योग्यता वाली पुस्तक, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका, इस सम्मान के अंतर्गत क्या क्या दिए जाते हैं, तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक खुदा हुआ ताम्र पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न अगर पूछें कि भाषा सम्मान पुरस्कार के दौरान क्या दिए जाते हैं, तो ये सारे याद रखिएगा, और इससे जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे भाषा सम्मान से हमने बता दिया आपको, ठीक है। अगर करेंट से इसका अगर हो रिलेट तो आप लोग करेंट से भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपका टॉपिक क्या हो गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपके लूसेंट या किसी भी बुक में उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो भारत के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है, जिसे बाद में 2006 ईस्वी में संशोधित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार को कब स्थापित किया गया था, तो 12 अक्टूबर 1993 को, और इसे कब संशोधित किया गया, 2006 में, ठीक है। आगे देखिए, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, और जितने भी होते हैं सब, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे के क्वेश्चन को आप लोग देखें। लिखा है भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे। फिर से प्रश्न को सुनिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, ये कब जोड़े गए थे, तो किस संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और यह संविधान का भाग 14 के क को पेश किया जाता है, ठीक है, यह संविधान के भाग 14 के क को पेश किया जाता है। इसमें, और आगे देखिए, इसमें 2 लेख हैं, एक अनुच्छेद 323 का जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, और अनुच्छेद 323 ख जो अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 71, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए उसके बारे में। संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को कानून द्वारा विनियमित कर सकती है। कौन कर सकती है, तो संसद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न आया था
योजनाएं जो हैं, ये योजनाएं जो हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। तो आप लोग योजना भी याद कर लीजिएगा कि कब इसका प्रारंभ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर आपका प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो आपका ऑप्शन में ये पूरा नहीं दिया हुआ था, 22 जनवरी 2015 नहीं दिया था, सिर्फ ईयर दिए हुए थे, है ना। तो आसान था, अगर आसान प्रश्न पूछे गए थे, पर ईयर या अगर याद होगा तो उन्हीं का सही हुआ होगा। बट अगर आपसे कभी पूरा पूछ दिया जाए तो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है कि इस टाइप के जितने भी योजनाएं हैं आप सभी को कब प्रारंभ हुआ था, और उसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे इनके बारे में देखिए, तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य था 2011 में प्रत्येक 1000 लड़कों के लिए 918 लड़कियों में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान दिलाना था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिएगा और भी महत्वपूर्ण बिंदु है इनके कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त पहल हैं, ठीक है ना। और यह देश के 405 जिलों में लागू किया जा रहा है कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो तो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, बट अगर आप इसको एक रिवीजन के तौर पर अगर आप लोग देखते हो तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 16वें प्रश्न को देखते हैं। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। तो 1966 से लेकर 1969 तक के अवधि को हम लोग योजना अवकाश कह सकते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन दिया था किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो 1966 से लेकर 1969 की अवधि को हम लोग योजना अवकाश कह सकते हैं। फिर है यानी तीसरी, यानी इस योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले की अवधि को हम योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे देखिए, इसके 3 वर्षीय योजनाओं के होने के कारण इसे 3 वर्ष की अवधि को नियोजन अवकाश माना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, नियोजन अवकाश भी अगर दे आपसे पूछे तो आप इसका भी आंसर 1966 से 1969 मारिएगा, ठीक है ना। क्यों मारिएगा, क्योंकि ये 3 वर्षीय योजना होने के कारण इसे नियोजन अवकाश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि अनुच्छेद 39 के ए में प्रावधान करता है। तो इसके अनुसार क्या प्रावधान है, तो आपका था समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के ए में इसका प्रावधान है। आगे है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP शामिल किया गया है, ठीक है ना। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम लोग भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हम लोग शामिल किए हैं, ठीक है। संविधान में शामिल किया हुआ है, हम लोग नहीं किए मेरे भाई, संविधान में शामिल है, सॉरी। चलिए आगे देखें। वीडियो चाहे जैसा भी हो मेरे भाई, अगर कंटेंट बेस्ड है तो देखने में क्या हर्ज है ना। आप लोग अगर ये देख रहे होंगे कि इसका वीडियो क्वालिटी इतना भद्दा है ना, ये हाथ से लिख के ऐसे ही पेज में डिस्कस कर रहा है, तो अभी मेरे हालात ऐसे ही हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा आप लोग के लिए। पर इतना बोल देता हूँ कि जितना जो भी मैं क्वेश्चन आता हूँ या जो भी कंटेंट लेकर वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आप विश्वास मानना आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर परीक्षा को निकालना चाहते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो ज़रूर मेरे चैनल से आप लोग हमेशा जुड़े रहें।
ठीक है। और उन सभी भाइयों का हृदय से मैं फिर से स्वागत करता हूं जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अगर वीडियो क्वालिटी देखना चाहते हो तो वो तो अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि वैसे हालात नहीं है मेरे। मैं एक फैमिली वाला इंसान हूँ, समय जब मिलता है तो आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मेरे भाई जितना मिलेगा तो मैं और भी बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा और बेहतर तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल के लिए ऐसे ही आप लोग मैनेज कीजिए, अगर आप लोग को सही लगता है तो। अदरवाइज़ आप लोग पर कोई पाबंदी नहीं, आप लोग जो करना है कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। 18वां प्रश्न है कि बिम्बिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक वंश के, ठीक है ना। बिम्बिसार जो था किस वंश का शासक था? हर्यक वंश के। और पहला महान राजा था कहाँ का? हर्यक वंश का यह पहला महान राजा था बिम्बिसार, ठीक है। और उसके बारे में कुछ और बिंदु हैं कि यह महावीर और महात्मा बुद्ध आपके महावीर जो स्वामी थे और महात्मा बुद्ध इन दोनों के समकालीन थे। तो आपसे प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा गया है कि महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिम्बिसार, ठीक है ना। आगे देखिए, अस्थाई सेना स्थापित करने वाला पहला शासक भी था कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार ही था जो अस्थाई सेना को सबसे पहले स्थापित किया था। और इसके मार्गदर्शन में मगध प्रमुखता से उभरा था। यानी कि कहने का मतलब है कि जब बिम्बिसार के समय ही मार्गदर्शन में मगध प्रमुखता से उभरा था, ठीक है ना। यानी मगध साम्राज्य का सबसे अच्छा उभरा मतलब अच्छा विकास किया था, है ना, तो बिम्बिसार के समय, ठीक है ना। चलिए आगे को प्रश्न के देखते हैं। वीडियो क्वालिटी जैसे भी हो मेरे मित्र, मेरे भाई, पर जब आप भी अगर कभी इस तरीके से स्टेप उठा के और किसी के लिए भला आप चाहोगे और मेहनत करोगे ना मेरे भाई, तो आपको लगेगा कि हाँ कितना मेहनत लगता है ना। लिखना, समझ के क्या कंटेंट देना है जो आप जैसे सभी भाइयों को, बहनों को अच्छा लगे वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ें, अपने दोस्त मित्रों को इस चैनल के बारे में डिस्कस करें। तो ये सारे सोच के रख के ना बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में, है ना। तो आप लोग मेहनत का कदर करना। अगर आप इंसान की कदर ना कर सकते हो तो कम से कम आप लोग उसकी मेहनत की कदर करना। और आप लोग के सपोर्ट से ही ना मेरे भाई आप कोई भी इंसान अच्छा करेगा, है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने इस छोटे बड़े भाई को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, किस प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है ना। और क्या भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं हम लोग। भूमध्य सागरीय जलवायु को गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु या गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी तट जलवायु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। आपसे इसमें से कोई भी अगर पूछ दे तो आप लोग भूमध्य सागरीय जलवायु को ही बोलिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु को हम लोग गर्म शीतोष्ण भी कहते हैं, पश्चिमी सीमांत की जलवायु भी कहा जाता है, और गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तट जलवायु के नाम के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आपका कि भूमध्य सागरीय जलवायु को हल्के नम सर्दियों और उष्ण से उष्मा शुष्क ग्रीष्मकाल द्वारा परिभाषित किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु को हल्के नम सर्दियों और उष्ण से उष्मा शुष्क ग्रीष्मकालीन द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जो पश्चिम में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच में है कौन? भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु से आप लोग को क्या समझ में आया कि जलवायु के जो टॉपिक हैं ज्योग्राफी में उसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ना। यानी जो भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ वो तो मैं डिस्कस करने के व्यू से लाया हूँ, बट आपको ये भी बताने के लिए लाया हूँ कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को विशेष करके आप लोग तैयार कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न ये भी बनता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रायः विश्व का फलोद्यान भूमि माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं
कि विश्व का फलोदान भूमि किसे माना जाता है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। अब वीडियो को फिर समाप्त करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यहाँ पर आप ध्यान देना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं दिया, यहाँ पर आपका दिया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में? तो APJ अब्दुल कलाम के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब से मनाया गया है? तो 2008 से, 11 नवंबर 2008 से। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बिंदु हैं कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे बिंदुएं हैं, तथ्य हैं, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, और इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आपको करंट से रिलेट करके अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का विषय या थीम क्या है? आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, युवाओं को सशक्त बनाना, समावेशी शिक्षा और शिक्षा को वैश्विक अवसर से जोड़ना। ठीक है, तो ये 2025 राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय थे, थीम थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आप लोग के सामने बिहार SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GK का 20 क्वेश्चन को हमने आपके सामने डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन तो नहीं थे, बट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैं ज़रूर डिस्कस किया आपके, है ना। बाकी आप लोग अपने बुक से, अपने नोट से, जो भी शिक्षक से आप पढ़ते हो उससे आप लोग रिवीजन करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करना कि और किस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करना है हमें, या फिर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। आपको बुरा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा मेरे भाई मेरे बहन, है ना, बकवास लगा या जो भी लगा, आप लोग की जैसी इच्छा, जो भी आप कमेंट करो मैं ज़रूर देखूँगा, है ना। और उसे सच ही मान के और भी मेहनत करूँगा आप लोग के लिए, बेहतर करने के लिए। ठीक है, मैं एक फैमिली वाला इंसान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भी आप ही लोग की तरह में से हूँ। ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही अपने बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं भी बिहार SSC CGL का फॉर्म फिलअप किया हूँ और आप लोग को भी मदद करने का प्रयासरत हूँ और ख़ुद को भी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि मैं आप लोग का प्यार पाके और भी बेहतर आप लोग के लिए करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।